नमस्कार दोस्तों। रीट पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी पर शिक्षक भर्तियां हैं, इनके लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्लास नंबर 34 रहेगी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा अभिवर्ती, अभिरुचि व आदत। दोस्तों, तीनों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एक एक चीज यहां पर इस क्लास के अंदर बताई जाएगी और नॉर्मल जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी भाषा है, उसी भाषा में आपको समझ में आएगा। दोस्तों, उसी प्रकार से यहां पर अध्ययन करवाया जाएगा। बाकी संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान यहां पर उपलब्ध है। आप संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं अभिवर्ती। दोस्तों, अभिवर्ती, ये देखिए एटीट्यूड सुना नहीं आपने कभी? आपने या आपका दोस्त या आपको बोलता है या आप किसी को बोलते हैं कि आज तेरे में तो आजकल एटीट्यूड आ गया, वही है अभिवर्ती। दोस्तों, देखिए क्या होता है। अभिवर्ती से तात्पर्य व्यक्ति के दृष्टिकोण, नजरिया, मनोवर्ती व कार्य करने की योग्यता ही क्या है? अभिवर्ती। अगर किसी व्यक्ति का नजरिया है या उसका दृष्टिकोण है वो बदल जाता है तो उसी को कहा जाता है अभिवर्ती। आप किसी को अगर नहीं बोलते हो, अगर आपने किसी को बोला है या आपका दोस्त किसी दोस्त को बोलता है तो आपने सुना होगा कि आजकल तेरे में तो एटीट्यूड आ गया, वो एटीट्यूड अभिवर्ती ही है। उसका या तो नजरिया, उसका दृष्टिकोण, उसके काम करने का तरीका कुछ बदला होगा, बात करने का तरीका बदला होगा, उसी को कहते हैं मित्रों अभिवर्ती। दोस्तों, अभिवर्ती मस्तिष्क की अवस्था है जो व्यक्ति की पसंद और नापसंद को क्या है? दर्शाती है। अभिवर्ती है जो मस्तिष्क की अवस्था होती है, व्यक्ति की पसंद नापसंद, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ये चीज पसंद है, इसी पर चलती है। दोस्तों, यह दृष्टिकोण ही विभिन्न विचारों, प्राणी, घटनाओं व वस्तुओं के प्रति हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण मतलब अभिवर्ती। अभिवर्ती ही कोई विचार हो हमारा, कोई प्राणी के बारे में, कोई घटना के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, हमारा जो व्यवहार है उसको एक दिशा देता है। दोस्तों, अब जैसे जैसे हम आगे विशेषताएं पढ़ेंगे ना अभिवर्ती की, तो आपको अभिवर्ती सामान्य रूप से समझ में आ जाएगी कि होती क्या है अभिवर्ती। तो चलिए मित्रों विशेषताओं की ओर। यह रही विशेषताएं अभिवर्ती की। अभिवर्ती की एक दिशा होती है जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों तरह की हो सकती है। अभिवर्ती अगर ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक ही रहेगी, दिशा उसकी ऋणात्मक ही रहेगी। अगर धनात्मक है तो वो धनात्मक ही रहेगी। समझे मित्रों? ये जन्मजात व अर्जित होती है, इसलिए ये अपना रूप बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट चीज, अभिवर्ती है जन्मजात, अर्जित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो अभिवर्ती है जन्मजात भी होती है और अर्जित भी अभिवर्ती है जो होती है। अभिवर्ती अपना रूप है वो बदलती है। अगर अर्जित है तो हम जैसे ही कुछ नया सीखेंगे तो क्या होगी? रूप बदल लेगी अपना। अभिवर्ती का विकास बहुत कुछ सामाजिक संबंध के कारण भी होता है। जिस प्रकार के सामाजिक संबंध एक बालक के हैं, एक व्यक्ति के हैं, उसी प्रकार की उसी की अभिवर्ती होती जाएगी। दोस्तों, आगे देखिए, अभिवर्ती पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव है जो पड़ता है। अब देखिए, वंशानुक्रम की बात करें तो जन्मजात हो गया, वातावरण की बात करें तो अर्जित हो गई। अगर जन्मजात है, अर्जित है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव इस पर पड़ेगा। पूर्वाग्रह अभिवर्ती का रूप है जो नकारात्मक होता है। यह पूर्वाग्रह ये क्या होता है? अभिवर्ती का ही रूप होता है और हमेशा नकारात्मक होता है। ये अभिवर्ती व्यक्तिगत भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। व्यक्तिगत पक्ष और व्यक्ति के भाव पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, उससे जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, बात करें अभिवर्ती के पक्षों की, हम यहां पर भावनात्मक पक्ष देखिए ना, तो यह देखिए अभिवर्ती के पक्ष। अभिवर्ती के 4 पक्ष होते हैं: कर्षण शक्ति, चरम शक्ति, सरलता या जटिलता और केंद्रिकता। अभिवर्ती के ये 4 पक्ष होते हैं और सीधा इनसे ही क्वेश्चन बनता है। आया हुआ है एग्जाम के अंदर, यह नहीं कि आया हुआ नहीं है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से अभिवर्ती का पक्ष नहीं है। 3 तो दिए हुए थे, ये और केंद्रिकता, और एक अलग दिया हुआ था। आगे भी आ सकता है, याद जरूर रखना।
तो अभिव्यक्ति के चार पक्ष कौन कौन से? एक तो कर्षण शक्ति है, एक चरम सीमा है, एक सरलता जटिलता है और एक केंद्रिकता है। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए केटेज के अनुसार अभिवर्ती प्रक्रिया के चार कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उनमें पहला है आपका अहम का बचाव। कौन सा है मित्रों? अहम का बचाव। देखिए अभिवर्ती के द्वारा कार्यों का सत्यापन और व्यक्ति के अहम का बचाव होता है। व्यक्ति आंतरिक द्वंद्व से बचता है। अहम का, मेक का भाव है, उससे उसका बचाव होता है अभिवर्ती के द्वारा। अगर मेक का बचाव होगा तो जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर कोई भी अंदर द्विधा रहेगी, आंतरिक द्वंद्व रहेगा, उनसे उसका क्या हो जाएगा? बचाव हो जाएगा। दूसरा कार्य है मूल्यों का अभिव्यक्तिकरण। अभिवर्ती व्यक्ति की रुचि के अनुसार ही मूल्यों का निर्धारण करती है। कड़ी मेहनत को पसंद करना धनात्मक अभिवर्ती है दोस्तों। अभिवर्ती है जिस प्रकार की आपकी रुचि है, जिस कार्य में आप रुचि लेंगे उसी प्रकार के मूल्य आपके निर्धारित कर देगी मित्रों। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत को पसंद करते हैं, दिन रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी धनात्मक अभिवर्ती होगी दोस्तों। आगे चलिए, तीसरा जो कार्य है वो है वातावरण का ज्ञान। अभिवर्ती के द्वारा व्यक्ति के विचारों, भावों और वातावरण को समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की अभिवर्ती कैसी है, उसकी अभिवर्ती है, उसके द्वारा उसका आचरण हम समझ सकते हैं, उसके भाव समझ सकते हैं, उसका समाज समझ सकते हैं, उसके विचार हम समझ सकते हैं दोस्तों। और समायोजन का कार्य, अभिवर्ती से व्यक्ति वातावरण में समायोजन कर पाता है। उचित आचरण करना धनात्मक अभिवर्ती को दर्शाता है। अगर अनुचित आचरण करता है तो ऋणात्मक और उचित करता है तो धनात्मक। कहने का मतलब अभिवर्ती के द्वारा ही व्यक्ति अपने समाज, अपने वातावरण के अंदर समायोजन करता है दोस्तों। ये अभिवर्ती के चार कैटेज के अनुसार कार्य थे। बात करते हैं अभिवर्ती मापन के प्रकारों की। अभिवर्ती मापन के दो प्रकार है। पहली है सकारात्मक अभिवर्ती, जैसे किसी को पसंद करना। नकारात्मक अभिवर्ती है किसी से घृणा करना, किसी पर क्रोध करना, किसी पर द्वंद्व करना। ये दो प्रकार है अभिवर्ती मापन। यानी अगर हम किसी की अभिवर्ती देखना चाहते हैं तो उसके पास बैठिए, अगर वो किसी पर क्रोध कर रहा है मतलब उसकी अभिवर्ती कैसी है? नकारात्मक अभिवर्ती है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए अभिवर्ती मापन की विधियां। अभिवर्ती मापन की दो विधियां होती है। एक होती है व्यवहारिक विधियां, दूसरी होती है मनोवैज्ञानिक विधियां। जिनके अंदर व्यवहारिक विधियों के अंदर है प्रत्यक्ष व्यवहार विधि और दूसरी है प्रत्यक्ष पर्सन विधि। एक तो प्रत्यक्ष व्यवहार, प्रत्यक्ष उसका सामने व्यवहार कैसा है, एक प्रत्यक्ष उससे पर्सन पूछ के हम उसके व्यवहार को पता, उसकी अभिवर्ती को पता कर सकते हैं। यह तो है व्यवहारिक विधियां। बात करें मनोवैज्ञानिक विधियां, अध्ययन करेंगे एक एक विधि के बारे में। यह नहीं है कि ये नाम ही बताऊंगा, पूरा अध्ययन करेंगे इनसे। मनोवैज्ञानिक विधियों के अंदर देखिए तुलनात्मक विधि, अंतराल विधि, योग निर्धारण विधि, क्रमबद्ध अंतर विधि, विभेदकारिता विधि, सिमेंटिक डिफेरेंशिए विधि। ये विधियां हैं दोस्तों। ये 6 एक विधि 7 कुल विधियां हैं जो होती है मनोवैज्ञानिक विधियां। अब चलिए मित्रों पहले व्यवहारिक विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये रही आपकी व्यवहारिक विधियां। व्यवहारिक में दो है, पहली प्रत्यक्ष व्यवहार विधि है, दूसरी है प्रत्यक्ष पर्सन विधि। प्रत्यक्ष व्यवहार विधि क्या कहती है? इस विधि से व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण कर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वस्तु के प्रति व्यवहार का अध्ययन व रुचि का पता लगाया जाता है। जो प्रत्यक्ष व्यवहार विधि है उसके अंदर देखिए यहां पर उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। व्यवहार का निरीक्षण करके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी वस्तु, किसी प्राणी के प्रति उसका व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है और उसकी रुचि उसमें कैसी है उसका पता है, जो प्रत्यक्ष व्यवहार विधि से लगाया जाता है। बात करते हैं प्रत्यक्ष पर्सन विधि की। इस विधि में किसी व्यक्ति से किसी घटना, किसी व्यक्ति या विचार आदि के बारे में प्रत्यक्ष पर्सन पूछकर उसकी अभिवर्ती का ज्ञात की जाती है, पता लगाया जाता है। तो दोनों विधियां, पहली में प्रत्यक्ष व्यवहार यानी प्रत्यक्ष जैसा उसका व्यवहार है उसी प्रकार की उसकी अभिवर्ती होगी। प्रत्यक्ष पर्सन पूछेंगे उससे और पर्सनों के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में उसकी अभिवर्ती का हम पता करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं मनोवैज्ञानिक विधियों की ओर।
मनोवैज्ञानिक विधियों के अंदर पहली विधि हमारी आ रही है, वो आ रही है तुलनात्मक विधि। देखिए मित्रों, तुलनात्मक विधि 1927 में थर्स्टन ने इसे प्रतिपादित किया था। जो तुलनात्मक विधि है इसको 1927 के अंदर थर्स्टन ने क्या किया है, प्रतिपादित किया है। इसमें कथनों के युग्म बनाए जाते हैं। किसके? कथनों के युग्म बनाए जाते हैं और प्रत्येक कथन को सभी कथनों से जोड़ा जाता है। बहुत सारे कथनों के युग्म बना लिए जाते हैं, फिर जो भी कथन है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। हर जोड़े के संबंध में उसकी हां या नहीं पूछी जाती है। उदाहरण जैसे दिन रात का कथन है, फिर प्रश्न सूर्य निकलता है, सभी प्राणी दैनिक कार्य में लग जाते हैं, चारों ओर उजाला फैल जाता है। अब यह दिन से रात से रिलेटेड है नहीं, इस प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। तो तुलनात्मक विधि में तुलना करके किसी व्यक्ति की है जो अभिव्यक्ति ज्ञात की जाती है। याद आपको जो यहां पे रखना है वो रखना है तुलनात्मक अभिव्यक्ति की तुलनात्मक विधि किसने दी? थर्स्टन ने दी। कब दी? 1927 के अंदर। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक विधि आती है हमारी अंतराल विधि। अंतराल विधि का प्रतिपादन किया था थर्स्टन व चेव ने। इस विधि में कुछ कथन होते हैं और प्रत्येक कथन पर व्यक्ति की सहमति 11 बिंदुओं वाले रेटिंग स्केल से पूछी जाती है। 11 बिंदुओं वाली रेटिंग स्केल होती है जिसके द्वारा जो कथन है उसके द्वारा व्यक्ति है उसका अभिव्यक्ति ज्ञात की जाती है। यह होती है अंतराल विधि। प्रतिपादक थर्स्टन। बात करते हैं योग निर्धारित विधि। प्रतिपादक कौन है? लिकर्ट। योग निर्धारित विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है? लिकर्ट। इसमें मात्र 5 बिंदु का रेटिंग स्केल होता है। जो कौन कौन से हैं? पहला है आपका सहमति, दूसरा है आपका पूर्ण सहमति, तीसरा है असहमति, चौथा है पूर्ण असहमति और पांचवा है अनिश्चित असहमति। इन 5 बिंदुओं के बारे में जो रेटिंग स्केल है उसमें 5 ही बिंदु होते हैं और इन 5 बिंदुओं के द्वारा लिकर्ट ने अभिव्यक्ति का पता लगाया। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है हमारी स्केलोग्राम विधि। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक है गेटमैन। कौन है? गेटमैन। इस विधि में कथनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जो भी कथन है उनको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, अगर कथन पूछा जाता है उस पर सहमति है उसकी तो 1 अंक तथा असहमति पर 0 अंक प्रदान करके संपूर्ण योग से अभिव्यक्ति का है जो मापन किया जाता है। 2 अंक होते हैं इसमें, 1 और 0। अब उससे जो कथन है वो पूछे जाते हैं आपस में जोड़कर। अगर उसकी सहमति है तो 1 अंक, असहमति है तो 0 अंक प्रदान करके फिर इनको 1 अंक वाले कितने हुए, 0 अंक वाले कितने हुए और अभिव्यक्ति का पता किया जाता है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक विधि की ओर चलते हैं तो आती है हमारी क्रमबद्ध अंतर विधि। कौन सी है? क्रमबद्ध अंतर विधि। सन 1937 में थर्स्टन ने इसको प्रतिपादित किया था। क्रमबद्ध अंतर विधि है, इसको प्रतिपादित किसने किया? थर्स्टन ने किया 1937 के अंदर। इस विधि में कथनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तथा कथनों का क्रमबद्ध अंतर मापा जाता है। कथन है वो बहुत अधिक लिए जाते हैं इसमें, फिर जो कथनों का क्रमबद्ध अंतर है उसको मापा जाता है तथा इस विधि का प्रचार किया था सफीर ने। किसने किया था? सफीर ने। दोस्तों नेक्स्ट आती है विभेदकारिता विधि जो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। 1948 में किलपेट्रिक व एडवर्ड्स ने प्रतिपादन किया था। अगर क्वेश्चन आया तो आपका सीधा किलपेट्रिक से पूछा जाएगा। विभेदकारिता विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपेट्रिक है। कब दी? 1948 के अंदर। इसमें क्रमबद्ध विधि व अंतराल विधि को मिलाया जाता है। जो क्रमबद्ध विधि पढ़ी हमने, अंतराल विधि पढ़ी, इन दोनों का क्या है? मिलाकर फिर उसके द्वारा है जो अभिव्यक्ति का पता लगाया जाता है। आगे चलिए, 7वीं जो हमारी विधि है वो आ रही है हमारी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। 1952 में ओसगुड ने इसका प्रतिपादन किया। ओसगुड ने प्रतिपादन किया था। यह विधि स्वीकार करती है कि एक ही मनोवैज्ञानिक पदार्थों के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न धारणाएं होती है, विभिन्न अभिव्यक्ति होती है। एक ही मनोवैज्ञानिक पदार्थ या कोई भी पदार्थ आप सामने लेकर जाइए और 5 अलग अलग व्यक्तियों से उसके बारे में पूछिए तो हर व्यक्ति की आपको अलग अभिव्यक्ति उसके बारे में मिलेगी। दोस्तों ये थी आपकी अभिव्यक्ति। आगे चलते हैं और 2 नंबर पे हमारी आएगी अभिरुचि, एप्टीट्यूड। देखिए मित्रों,
अभिरुचि व्यक्ति की वह वर्तमान शक्ति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। समझोगे आप? अभी आपको अभिरुचि है क्या, अभियोगिता है क्या, यह समझ में नहीं आया है? आगे पढ़िए, आराम से आ जाएगा। अभिरुचि को अभियोग्यता या अभिक्षमता के नाम से भी जाना जाता है। किसी कार्य को करने की जन्मजात क्षमता ही अभिरुचि कहलाती है। किसी कार्य को करने की जन्मजात क्षमता, अगर आपकी जन्मजात क्षमता यही है कि मेरे को आगे जाकर टीचर बनना है, तो ये क्या आपकी अभिरुचि है दोस्तों। देखिए, मानव का बच्चा लड़का या लड़की ही होगा, ये एक अभिरुचि है, एक अभियोग्यता है, एक एप्टीट्यूड है कि मानव के अगर बच्चा होगा तो वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये क्या होती है? एक अभिरुचि होती है। समझ में आएगा? थोड़ा सा आगे चलिए, आपको अभिरुचि क्या होती है संपूर्ण बताएंगे मित्रों। अभिरुचि के प्रकारों की बात करें तो देखिए 5 प्रकार बताए गए हैं। मैकेनिकल अभिरुचि, जिनमें स्कूटर, कार, मशीनों का मिस्त्री या बढ़ईगिरी, जिनके अंदर मैकेनिकल कुछ करने की, कुछ मैकेनिक जैसी क्या हो अभिरुचि हो, वो होते हैं मैकेनिकल अभिरुचि वाले। कलात्मक अभिरुचि, चित्रकार, नृत्यकार, संगीतकार, कवि, फोटोग्राफ, जो कलात्मक या कला से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उनमें होती है कलात्मक अभिरुचि। और मित्रों, अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। कैसे आता है बताऊंगा। व्यवसायिक अभिरुचि, व्यवसाय से रिलेटेड, जैसे लिपिक, शिक्षक, वकील, ड्राइवर, पायलट। हम किस में आ रहे हैं? हम शिक्षक के आ रहे हैं, शिक्षक किस में आ रहे हैं? व्यवसायिक अभिरुचि के अंदर। शैक्षिक अभिरुचि, जैसे वैज्ञानिक है, मेडिकल है, खेलकूद है, वाणिज्य है, इंजीनियर है, ये शैक्षिक अभिरुचि में आते हैं। संवेदनात्मक अभिरुचि, जैसे स्पर्श शक्ति, प्राण शक्ति, श्रवण शक्ति, स्वाद शक्ति, यह आती है संवेदनात्मक अभिरुचि के अंदर दोस्तों। अभिरुचि के ये 5 प्रकार है। क्वेश्चन आता है कि संगीतकार निम्न में से किस रुचि या अभिरुचि में सम्मिलित किया जाता है? मैकेनिकल, कलात्मक, व्यवसायिक या शैक्षिक? तो संगीतकार है, किस में आएगा? संगीतकार एक कला है, कला से जुड़ा हुआ है, तो किस में आएगा? कलात्मक अभिरुचि के अंदर। अब देखिए, अभिरुचि व अभिवर्ती में संबंध, क्या संबंध है? अभिरुचि यह दर्शाती है कि हम किसी कार्य को करने में कितने अच्छे हैं। किसी कार्य को करने में हम कितने अच्छे हैं। आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं? क्या आप शिक्षक बन पाएंगे? अगर आपकी अभिरुचि है उसके अंदर बहुत अच्छी, तो आप बन पाएंगे आराम से। आप कार्य करने की कितनी आपकी क्षमता है, वही अभिरुचि है दोस्तों। जबकि अभिवर्ती यह दर्शाती है कि कोई कार्य करने के प्रति आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण क्या है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक के पीछे आपका नजरिया है क्या? क्यों बनना चाहते हैं? क्या कारण है जो आप शिक्षक बनना चाहते हैं? यह अभिवर्ती होती है। जीवन में सफलता के लिए 90% योगदान होता है अभिवर्ती का। किसका होता है? अभिवर्ती का, आपके नजरिए का, आपकी सोच का। जबकि अभिरुचि का योगदान मात्र 10% होता है। आप शिक्षक बनेंगे ना, तो 90% योगदान अभिवर्ती का होगा और 10% योगदान होगा ना, वो अभिरुचि का होगा आपका। आप कितने अच्छे हैं, आप किसी कार्य को कितने मन से कर रहे हैं, इसका 10% है, और 90% होगा कि आपके उस कार्य को करने में सोच क्या है। समझे मित्रों? यह है अंतर। अब चलिए मित्रों, बात करते हैं अभिरुचियों के मापन की। अभिरुचियों का मापन, पहला है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति की सामान्य कार्य क्षमता को मापता है। यह जो परीक्षण है, यह परीक्षण व्यक्ति की जो सामान्य कार्य क्षमता है उसको मापता है। यह परीक्षण सामान्य बुद्धि का मापन करता है। एक सामान्य बुद्धि है, उसका मापन सामान्य अभिरुचि परीक्षण में किया जाता है। भेदन अभिरुचि परीक्षण, यह इंपॉर्टेंट भी रहता है। इसे बैटरी परीक्षण भी कहा जाता है। जो भेदन अभिरुचि परीक्षण है, इसको बैटरी परीक्षण भी कहा जाता है। यह परीक्षण अनेक परीक्षणों का समूह है। यह परीक्षण व्यक्ति की भिन्न क्षमताओं का मापन करता है। व्यक्ति की जो जो क्षमताएं हैं उनका क्या करता है? ये मापन करता है दोस्तों। तीसरे की ओर चलिए। तीसरा है विशिष्ट अभिरुचि परीक्षण। किसी विशिष्ट क्षेत्र में अभिरुचि मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण।
शिक्षण की अभिक्षमता परीक्षण। अगर किसी एक क्षेत्र के अंदर, विशेष क्षेत्र के अंदर हम किसी की अभिरुचि को मापना चाहते हैं तो विशिष्ट अभिरुचि परीक्षण वहां पर किया जाता है। यह था हमारा अभिवर्ती, अभिवर्ती के बाद में अभिरुचि। अब बचता है हमारा आदत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी है आपकी हैबिट, और हैबिट का मतलब सीधा सा उदाहरण लगा लो। आप जब भी बैठे रहते हैं, आपका कोई दोस्त हो या किसी लड़की की सहेली हो, तो आपने देखा होगा कि आपको आदत का मैं पता करना चाहता हूं कि कैसी होती है, कि वो अपने बालू के अंदर अंगुली घुमाते रहते हैं। उनको आप बोलोगे तो 5 मिनट नहीं घुमाएंगे, फिर वापस घुमाने लग जाएंगे। वो क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है। बहुत सारे छात्रों की आदत होती है गुटखा खाने की। उनको आप कितना ही बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन फिर भी वो खाएंगे क्योंकि उनकी आदत हो जाती है। ये क्या होती है? आदत दोस्तों। हैबिट, आदत यानी हैबिट, लैटिन भाषा का हैबिट्यूस संज्ञा, एक संज्ञा शब्द है हैबिट्यूस, उससे अथवा हैबियर यानी क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करना। अब बालक घुमाने वाले, जो बाल घुमाता है उसकी हम बात करें तो उसने किसी चीज को प्राप्त किया। क्या किया? बालू को घुमाने की एक कला को प्राप्त कर लिया। 24 घंटा वो उसी काम है। जब भी जागेगा उसकी एक अंगुली सर पर रहेगी और बालू को घुमाती हुई रहेगी। दोस्तों, एक कार्य को बार बार रूप में दोहराने से उसमें स्थायित्व आ जाता है, तो इस स्थायी व्यवहार को ही आदत कहा जाता है। और मैं कहता हूं यह आदत किसी और की जगह आप किस में डाल लो? आप पढ़ने में डाल लो। एक किताब को बार बार पढ़ो, कितने भी आप कमजोर हो, आप मंदबुद्धि हो चाहे, लेकिन अगर आपने बार बार एक किताब को पढ़ा तो जिस प्रकार बाल घुमाना, गुटखा खाना ये आदतें पड़ जाती है, उसी प्रकार एक बार बार पढ़ोगे तो वो सब चीजें आपकी आदत हो जाएगी, यानी कि आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको याद हो जाएगी। दोस्तों, आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है जो अपने आप होता है। अपने आप होता है, यह नहीं है कि जानबूझकर किया जाता है। आदत है शुरू में या तो जन्मजात होगी या सीखा हुआ होगा। जन्मजात नहीं, या तो सीखा हुआ या अर्जित होगा। आपने कुछ ऐसा किया, किसी को देखकर करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो आदत हो जाती है। किसी के लंबे बाल रखने की आदत होती है, बहुत लंबे लंबे बाल रखता है, दिन में 5 बार 10 बार उनको है कंघी करता है, तो ये क्या होती है? आदत होती है। दोस्तों, अब परिभाषाएं देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आदत की परिभाषाएं दी है। सबसे पहले आती है विलियम जेम्स की। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदतें हैं। प्राणी के पूर्वकृत यानी पूर्व किए गए व्यवहार की पुनरावृत्ति, पूर्व में जो व्यवहार किए हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, अब उनको वो वापस कर रहा है, तो वो क्या है? आदत है। क्लेपर ने कहा आदती व्यक्ति का आवरण है तथा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। क्लेपर ने कहा कि जो आदतें होती है ना, जो हैबिट्स होती है ना, ये एक व्यक्ति का आवरण होती है और व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। गेरेट ने कहा बार बार दोहराए जाने वाली स्वचालित व्यवहार का नाम क्या होता है? आदत होता है। गेरेट ने कहा कि कोई कार्य जो स्वचालित है, जिसको हम, ये नहीं है कि मन में सोच रहे हो, मन में सोचने से आदत नहीं है, आप कुछ ना कुछ अपने शरीर को हिला रहे हो, काम कर रहे हो, स्वचालित होती है आदत, और बार बार उसको कर रहे हो, तो वो क्या है? आदत है। रायबर्न ने कहा आदत किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। किसी क्रिया को एक ही प्रकार, समान प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम क्या होती है? अब गुटखा खाता है, वो मुंह को हिलाता रहता है, दिन में 5 बार वो गुटखा खाएगा, मुंह को हिलाता जाएगा, क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। उसको ऐसा लगता है जब भी उसका मुंह नहीं हिलेगा उसको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। यह काम बिना किसी सोच विचार के आसानी से संपन्न होता है, और इसके अंदर कभी भी जो बालू के अंदर अंगुली घुमाता है वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसके दिमाग में नहीं रहता, जबकि उसकी अंगुली बालू में घूमती रहती है। ड्राइडेन ने क्या कहा? पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आदतों का निर्माण करते हैं, लेकिन आदतें ही क्या करती है? हमारा निर्माण करती है। दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं आदतों के प्रकार। आदतों के प्रकार जिनमें वैलेंटाइन के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है, जिनमें पहली आदत आती है हमारी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित आदतें। शारीरिक इच्छाओं, शरीर की इच्छाएं हैं उनके लिए, जैसे मद्यपान करना, पान खाना, सिगरेट पीना, ये सभी होती है शारीरिक इच्छाओं से रिलेटेड।
यांत्रिक आदतें जैसे कपड़ा पहनना, बार बार कपड़ा बदलना, जूते पहनना, अलग अलग प्रकार के जूते पहनना, भोजन करना 2-3 बार, बटन लगाना, अलग अलग प्रकार के बटन लगाने, ये होती है यांत्रिक आदतें। नारी मंडल संबंधी आदतें, देखिए व्यक्ति की संवेगात्मक अस्थिरता को प्रकट करने वाली आदतें होती है। ये संवेगात्मक जो अस्थिरता होती है उसको प्रकट करती है। जैसे नाखून या कलम को चबाना, आप पढ़ते रहते हो और जब आपको कुछ समझ में नहीं आता या आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही होती है तो या तो आप नाखून खाने लग जाते हो या आपके हाथ में अगर पेंसिल है तो उसको आप चबाने लग जाते हो। कपड़े का धागा चबाना, या कपड़े का निकाल कर आप मुंह में धागा ले लेते हैं और उसको चबाने लग जाते हैं, ये होती है नारी मंडल से संबंधित आदतें। नैतिकता पर आधारित आदतें जैसे सत्य बोलना, दान देना, मदद करना। आपने देखे होंगे बहुत सारे, आज भी आज के समाज में भी आपको ऐसे मानव मिलेंगे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमेशा सत्य बोलने वाले, मदद करने वाले, दान देने वाले, वो कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते। असत्य उनके मुंह पे ही नहीं आता क्योंकि ये उनकी आदत है मित्रों। क्या है? आदत। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए भावना से संबंधित आदतें जैसे किसी से प्रेम करना, घृणा करना, स्नेह करना, सहानुभूति आदि भावों को प्रकट करना। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, सहानुभूति किसी के प्रति रखते हैं, तो ये भावना से संबंधित आदतें हैं। परकीय आदतें, दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न आदतें, दूसरों को देकर, परकीय यानी पर यानी दूसरा किए यानी दूसरे का किया हुआ अपने ऊपर लागू। जैसे लिखने पढ़ने, कोई दूसरा है वो पढ़ता लिखता रहता है तो आप उसको देखकर पढ़ने लिखने लग जाते हैं। खड़े होने का तरीका, अगर कोई दूसरा है किस प्रकार से वो खड़ा होता है, किस प्रकार से वो खड़ा रहता है, उसकी आदत आप ले लेते हो। बात करने का तरीका, किसी के ड्रेस पहनने का तरीका, बाल रखने के तरीके जो किसी दूसरे से आप ग्रहण करते हो और फिर अपनी आदत बना लेते हो, वो परकीय आदतें। शौकिया आदतें, चलने फिरने उठने बैठने की स्वयं विकसित आदतें। हर व्यक्ति की चलने की अलग आदत होती है, बैठने की अलग आदत होती है, अलग अलग प्रकार से आप उठते हो, तो ये जो खुद आप अपने आप से करते हो वो आदतें। अच्छी आदतें, समाज स्वीकारता, अच्छी आदतें वो जो आपका समाज है जो स्वीकार करे, वो आदतें। और बुरी आदतें वो जो आपका समाज है अस्वीकृत यानी अस्वीकार जिन आदतों को करे, वो होती है बुरी आदतें। सहज आदतें, जिन्हें करने के लिए किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी आदतें जिनमें कोई कठिनाई नहीं हो, आप आसानी से कर सकते हो, उनको कहा जाता है सहज आदतें। ये थे वैलेंटाइन के अनुसार आदतों के प्रकार। आगे चलिए और आगे देखते हैं आदतों की विशेषताएं। बहुत अधिक विशेषताएं लेकर आया हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपका गलत नहीं होने दूंगा। आदतें अर्जित की जाती है तथा इसमें एक रूपता पाई जाती है। आपने कोई आदत अर्जित कर लेना, फिर आप उसको एक ही रूप में दोहराएंगे, उसको बदलेंगे नहीं, उसमें बदलाव नहीं करेंगे। आदत की जो क्रियाएं हैं वो तत्परता से की जाती है। ये कार्य को यथार्थ व सटीक बनाती है। अगर आपकी पढ़ने की आदत पड़ गई है तो आप पढ़ेंगे, तत्परता के साथ पढ़ेंगे, कार्य को यथार्थ यानी तुरंत और सटीक करेंगे। दोस्तों, आदत की क्रियाएं सुगमता पूर्वक, आसानी पूर्वक होती है। कोई सी भी आदत ले लो, आदत हमेशा सुगम और आसानी के साथ चलती है। दोस्तों, आदतें हमारी शक्ति व समय भी बचत करती है, शक्ति और समय की। अगर आपने तेज चलने की आदत कर ली या आपने दौड़ने की आदत कर ली, तो आपको कहीं पर दौड़ना है तो आप दौड़ सकते हैं। अगर आपने तेज पढ़ने की आदत कर ली तो आप तेज पढ़ सकते हैं। जिन क्रियाओं की आदत पड़ जाती है उनकी ओर ध्यान देने की कमी होती है, और जो क्रिया है उसके प्रति अगर आपकी जो आदत है वो आप में पड़ गई है तो आपका ध्यान उसकी ओर कभी नहीं जाएगा, आपको दूसरा ही उसके बारे में बताएगा। आदत से अधिक थकावट अनुभव नहीं होती। अगर आपकी कोई आदत है ना, चाहे उससे आप कितना ही मेहनत कर ले, आपको थकावट नहीं होगी। जबकि वो आदत नहीं है और अगर उसको आपका साथी करेगा तो उसको थकावट हो जाएगी। दोस्तों, आदत सुधार व परिवर्तन के लिए बाधा बन जाती है। यानी आदत है, अगर उसको आप सुधारना चाहेंगे तो आप नहीं सुधार पाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है आदतें लाभदायक व हानिकारक बन जाती है। कभी कभी आदतें हैं जो बहुत ही लाभदायक बन जाती है,
कभी कभी आदतें हैं जो हानिकारक हो जाती है। क्या हो जाती है? हानिकारक। आदतों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। जो आदतें होती है आपकी, इनका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और आदतों के निर्माण में नाड़ी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये थी आदतों की विशेषताएं। अब चलते हैं आदतों के प्रकारों की ओर। आदतें दो प्रकार की होती है, एक होती है अच्छी आदतें, दूसरी होती है बुरी आदतें। अच्छी आदतों का निर्माण बालकों में पुरस्कार, प्रशंसा, अभ्यास विधि, संकल्प विधि तथा क्रियाशील विधि देखकर किया जा सकता है। वे आदतें जो समाज में स्वीकार है वो होती है अच्छी आदतें दोस्तों, और इनका विकास एक बालक के अंदर शिक्षक को करना भी चाहिए दोस्तों। बुरी आदतें वह आदतें जो समाज में अस्वीकार्य है, वो होगी बुरी आदतें। और बुरी आदत विकसित होने के कारण एकांकीपन, बुरी संगत, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक तुष्टीकरण या समाज को बांटना, ये कार्य बुरी आदतों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखते हैं आदतों के निर्माण कैसे होता है। आदतों को पूर्ण निश्चित के द्वारा सार्वजनिक शपथ भली प्रकार से शुरू किए जाए। अच्छी आदतें डालने के लिए शुरुआती छोटी उम्र से की जानी चाहिए। पहली तो जो अच्छी आदतें हैं, जो पूर्ण रूप से अच्छी आदतें हैं, उनको सार्वजनिक रूप से बच्चों में डाला जाए। दूसरी बात कि अगर कोई आदत है जो अच्छी आदत है, उसको आप छोटी उम्र से ही बच्चों में डालने का प्रयास कीजिए, तभी आप उसको डाल सकते हैं। आदतें विकसित करने के लिए निरंतरता बनाए रखें और लापरवाही पर अंकुश लगाएं। यह नहीं है कि आप किसी बच्चे में आदत है उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन आज आपने बना दिया, 5 दिन देखा ही नहीं, 6वें दिन वापस उसको बोला कि ये काम कर, और फिर 5 नहीं दिन। निरंतरता, प्रतिदिन वो कार्य करवाइए। एक समय आएगा कि उसकी वो आदत बन जाएगी, वो रेगुलर उसको कार्य करने लग जाएगा। और बालक की लापरवाही का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है। आदतों को विकसित करने के लिए पुनर्बलन के रूप में पुरस्कार, प्रशंसा आदि देते रहे। अगर आप किसी के अंदर आदत को विकसित करना चाहते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन अगर वो उसी प्रकार का कार्य करे तो उसको पुरस्कार दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। अगले दिन और प्रशंसा कीजिए, नेक्स्ट डे प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा से प्रसन्नित होकर वो उस आदत को स्वीकार करने लग जाएगा। प्रारंभ किए गए प्रयासों को भली भांति अभ्यास करवाया जाए। अगर आपने कोई जो आदत है वो उसको डालनी है, उसका प्रयास शुरू कर दिया है, तो भली भांति उसका आप प्रयास करवाइए, आदत बनेगी वो। आगे देखिए, आगे आत्म सुझाव देकर आदतों के निर्माण में सहायता करते हैं। आत्म सुझाव, जैसे सिगरेट से कैंसर होता है, अगर आप ये एक बालक को डेली बोलोगे या उसको किसी और से बुलवाओगे तो वो सिगरेट छोड़ भी सकता है। नाखून चबाने से गंदगी पेट में चली जाती है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये अगर आप बोलोगे तो नाखून चबाना भी वो छोड़ सकता है दोस्तों। अब देखते हैं एक आदत विकसित करने में एक अध्यापक है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है। चलिए मित्रों, आदत विकसित करने में अध्यापक की भूमिका पहली है परिवीक्षित अध्ययन। कैसे? देखिए, छात्रों को पुस्तकालय, वाचनालय में पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, शैक्षिक परिचर्चा के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन की आदतों का निर्माण होगा। चाहे पुस्तकालय हो चाहे वाचनालय हो, वहां पर पुस्तक, समाचार पत्र, शैक्षिक परिचर्चा आदि के अवसर एक बालकों को, छात्रों को देने चाहिए। समुचित गृह कार्य, अध्यापक को छात्र की योग्यता अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए तथा उसे नियमित जांच कर उसके अध्ययन क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। यह नहीं कि आपने शनिवार को तो गृह कार्य दे दिया और आगे वापस सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपने गृह कार्य ही नहीं दिया, तो वो गृह कार्य नहीं होगा। दूसरी बात, आप गृह कार्य देते तो उसको जांचें, उसको परखें कि उसने किया है या नहीं किया है। शिक्षक अभिभावक संपर्क, अभिभावक से संपर्क कर छात्र की घर पर अध्ययन की स्थिति जानकर शंका समाधान करना चाहिए। घर पर छात्र है जो गृह कार्य करता है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, यह उसके अभिभावक से एक अध्यापक को जानकारी लेनी चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट है पुरस्कार व दंड। पुरस्कार व दंड, इन कार्यों में अध्यापक को निष्पक्ष रहकर अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार, गलत कार्यों के लिए दंड दिया जाना चाहिए। अगर कोई बालक है जो अध्यापक के कहे अनुसार अपनी आदतें डाल रहा है, अपना कार्य, गृह कार्य और पढ़ रहा है, तो उसको सम्मानित कीजिए, उसको पुरस्कार दीजिए, और जो बालक ऐसा नहीं कर रहा है उसको दंड दीजिए। अवकाश का सदुपयोग, अध्यापक अवकाश समय में बच्चे के लिए उपयोगी पठन सामग्री, लिखित कार्य देकर समय का क्या करवाए, उसे सदुपयोग करवाए।
अगर आपने 5-6 दिन तक रेगुलर एक बालक को गृह कार्य दिया, लेकिन 7वें दिन जब रविवार है उस दिन आपने उसको कुछ कार्य नहीं दिया, तो सुबह से शाम तक वो खेलता रहेगा, पढ़ने में वो ध्यान नहीं दे पाएगा। व्यक्तिक व शैक्षिक निर्देशन, छात्र की अध्ययन संबंधी कठिनाइयों व समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत व शैक्षिक निर्देशन उसको प्रदान करने चाहिए दोस्तों। तो अभिवर्ती, अभिरुचि और आदत का यह टॉपिक था हमारा। कैसा लगा आपको? एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दें कि यह क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।